अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं बायो एनर्जेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। हेयर उमर फारूक जन्ना, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट JSMU कराची, एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक MD केयर विद डॉक्टर उमर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो लास्ट टॉपिक थे वो फोटोसिंथेसिस थी, और फोटोसिंथेसिस अभी भी ऑन गोइंग है, जिसका पार्ट 3 है। आपको मेरा पता है कि मैं पढ़ाता कुछ इस तरह हूँ कि पहले मैं लास्ट स्लाइड में MCQ देता हूँ, जिसको अगले लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूँ। अच्छा जी, तो आइए आते हैं आज के जो मैंने पिछली बार MCQ दी उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं जो MCQ होना ना वो जल्दी जल्दी से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसलिए कि मुझे आगे भी टॉपिक कवर करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट मैं एक ऐसा सेशन रखूँ जिसमें जस्ट MCQs हों, तो वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक स्लाइड को बनाने में। अच्छा, सो आते हैं। पहला MCQs क्या है? कैरेटेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन आई, बी क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोप्लास्ट, एंड द सी बाइल जूस, एंड डी आर ऑफ दिस। अच्छा, अब ह्यूमन आई में होते हैं, ये STB की लाइन है कि कैरेटेनॉइड्स कहाँ होते हैं? ह्यूमन आई में होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन आई को। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है कि फोटो सिस्टम्स वगैरह में ये होते हैं। चलो, बाइल जूस का थोड़ा अब आपको लगेगा कि भाई बाइल जूस में कहाँ से आ गए। अगर आप न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो बाइल की कंपोजिशन लिखी हुई है वहाँ, और बाइल की कंपोजिशन में क्या होता है कि कुछ बाइल पिगमेंट्स भी होते हैं, और बाइल पिगमेंट्स में कुछ कैरेटेनॉइड्स पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो MCQs में होगा डी ऑल ऑफ दिस। अच्छा जी, सो दूसरा MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स रिजेंबल द एक्शन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंगलमान एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस सारी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कोई एंगलमान साइंटिस्ट था जिसने एक एक्शन स्पेक्ट्रम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और उसमें उसका जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो किस से रिजेंबल करता है, किन मॉलिक्यूल से रिजेंबल करता है, ये पूछा गया। अब वो किन से रिजेंबल करता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल से। इसको आपने ज़्यादा हाईलाइट नहीं लेना, ये जैसे एक टेस्ट की लाइन है। इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अब फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ में होगी, ज़ाहरी बात है, हमने पढ़ी भी ज़्यादातर यही है कि ग्रीन लीफ में हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। आगे आते हैं ग्रीन स्टेम में। अच्छा, यहाँ भी होती है क्या? हाँ होती है, क्यों नहीं होती है। ब्रायोफाइट्स अगर आप देखें, एक ऐसा प्लांट का ग्रुप है, एक छोटा मतलब जिसमें जो प्लांट होते हैं वो मिनी साइज़ के होते हैं। सो उनकी जस्ट जो स्टेम होती है ना, वही ग्रीन होती है, और वो एक्ट करती है एज ए लीव। सो उसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी मौजूद होती हैं, इसलिए वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अच्छा, गॉड सेल में तो होती है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोप्लास्ट होती हैं। सो इसमें जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। सो आइए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, बिफोर गोइंग टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने सोचा कि आपको एक एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट कुछ डिस्कस करूं। अब एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मतलब सिंपली कि एनाटॉमी की क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर डिस्कस करें। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि आगे जब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आएगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आएगा। अगर उसमें मैं कुछ क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स के बारे में बात करूँगा कि कौन सा पार्ट कहाँ मतलब क्या क्या है। अगर वो ही आपको पता नहीं होंगे कि ये कौन सा क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है या क्या है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक स्लाइड ये भी डाल दूँ कि पहले आपको एक जनरल ओवरव्यू में दूँ क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर का। अच्छा, अब ये जो आपके सामने एक ऑर्गेनेल शो किया गया है, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। अब ये भी आपको बात बताओगी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या हम कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, ठीक हो गया जी। उसमें जो आगे कंपार्टमेंट होगा, मतलब आगे क्या होगा? स्ट्रोमा होगा, मतलब स्ट्रोमा होगा जिसमें ये जो चीज़ें कॉइन नुमा नज़र आ रही वो पड़ी होंगी। सही है। अब ये जो कॉइन नुमा चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि तो इन्हें वैसे क्या कहते हैं? हम इन्हें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेट ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम। मतलब कि ये एक जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, और जब इनका सेट हो जाएगा 3 से 4 हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी? एक ग्रेन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये ल्यूमेन क्या भला है? अब ल्यूमेन ये भला है कि अगर आप कोई ट्यूब लें और उसको बीच में से काटें और फिर उसे देखें, ट्रांसवर्सली देखें, तो वो
उसका क्या होगा, ल्यूमेन होगा। या सिंपली मैं अगर उर्दू की लैंग्वेज में कहूँ कि उस ट्यूब का जो सुराख होगा, जैसे पेस्ट हो गई, उसका जो अंदरून सुराख है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन। अच्छा जी, सो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, जो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इनमें डिफरेंस क्या है उसका जस्ट ओवरव्यू देने के लिए मैंने ये स्लाइड डाली है, बाकी इनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, पहली बात इनमें बेसिक डिफरेंस करें कि इसे हम लाइट डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड करता है, मतलब इसमें जो लाइट एनर्जी आएगी वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसे इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इसकी जो रिएक्शंस होंगे वो लाइट की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेंगे। अच्छा, ये होता कहाँ है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये है हमारी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। सो लाइट जो डिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। अगर स्ट्रक्चर में देखें कहाँ होता है, यहाँ होता है। अब ये मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर करके एमडीकेट में या आपकी मॉक टेस्ट वगैरह में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं या जहाँ आपको लेबल करना होता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, द रिएक्टेंट्स ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस आर वाटर, क्लोरोफिल, मॉलिक्यूल। मतलब कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, वाटर और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल वगैरह रिएक्ट करेंगे। और रिएक्टेंट्स ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होते हैं, एटीपी और एनएडीपीएस, जो प्रोडक्ट्स होती हैं किसकी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की। अच्छा, अभी ये थोड़ा हिचमिच हो गया, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने पता नहीं क्या क्या कह गया, घबराना नहीं है, आगे एक एक पॉइंट को मैं और क्लियर से समझ जाता जाऊंगा। ये स्लाइड जस्ट ओवरव्यू के लिए, अगर किसी को याद करना है कि इसमें क्या होता है, ये स्लाइड जस्ट उनके लिए। सो घबराना नहीं है कि पता नहीं मैंने जल्दी जल्दी से क्या क्या बोल दिया। सो इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के, वो क्या होते हैं, एटीपी और NADPH2 एंड ऑक्सीजन। मतलब इसके रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये उसके प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये है एक रिएक्शन। अच्छा जी, और इसके जो लाइट इंडिपेंडेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मेन G3P, जैसे आगे चल के ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। सो आइए अब चलते हैं हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अगर मैं ऐसे शुरू हो जाता, जेड स्कीम आपको दिखाता, पता नहीं क्या क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी हमें। इसलिए मैंने क्या कहा, सोचा कि आपको ऐसे पढ़ाऊँ कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को स्टेप्स में डिवाइड कर दूँ कि भाई पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है और लास्टली क्या होता है। अच्छा, सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारा जो पहला काम है, मतलब पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल की ऑक्सीडेशन। सो पहले क्लोरोफिल की ऑक्सीडेशन होगी, फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, फिर जेड स्कीम के रिएक्शंस चलेंगे, आखिर में केमियोस्मोसिस एंड NADPH प्रोडक्शन। सो एक एक स्टेप को हम फिगर को देख के पढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारी फिगर ओपन हो गई। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में और पिछले लेक्चर्स में फोटो सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ाए थे। अगर आपको वो नहीं पता तो आप पहले वो मेरे लेक्चर्स व्यू करें, बाद में इस लेक्चर पर आएँ, ठीक है। सो फोटो सिस्टम 2 पर अब क्या होगा कि इसमें क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे जो प्रोटीन बाउंडेड होंगे। अब क्या होगा कि जब लाइट आएगी, लाइट किस फॉर्म में होगी, फोटोन की फॉर्म में आएगी। जब टू फोटोन लाइट के हिट करेंगे फोटो सिस्टम 2 को, जहाँ पर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होंगे, तो वो जो फोटोन की एनर्जी आएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगी। मतलब जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी लेंगे किसकी, फोटोन्स की, और फिर वो एक्साइट कर जाएंगे। और जब वो एक्साइट कर जाएंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ, हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। अच्छा, जब यहाँ पर चले जाएंगे, अब यहाँ पर तो चले गए, अब क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है। जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, मतलब दे दिए उसने, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर जो हमारा क्लोरोफिल है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, सही है।
जब ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, तो अब इसे क्या चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फिर से रिड्यूस होने के लिए। अब ऐसा कोई सब्सटेंस जो दूसरों किसी और मॉलिक्यूल्स किसी और सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ले और खुद रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन किसी और से लेगा। अच्छा भाई, किससे लेगा, वाटर से लेगा। सो मैंने जो फर्स्ट 2 स्टेप्स आपको कहे थे, क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड, ये और ये अब मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, सही है। सो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए। अब वो वाटर से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब वाटर से इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, वो ऐसे लेगा कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की लेमिला के पास एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा जो इस वाटर को ब्रेक कर देगा। जब ये वाटर ब्रेक हो जाएगा तो इसके 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ एटम कहीं ऑक्सीजन का रिलीज़ होगा, सही है। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे यहाँ पर चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारा जेड स्कीम, अब वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा जी, जो थर्ड स्टेप है वो अब क्या है हमारा, जेड स्कीम। अच्छा, जेड स्कीम होती क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जाके NADP रिडक्टेज तक, अब वो एक जेड की फॉर्म में, मतलब एक जेड की स्ट्रक्चर में, वो आपको यहाँ नज़र आ रही है। जो जेड का शेप होता है, जेड अल्फ़ाबेट का, उसकी डायरेक्शन में, उसके शेप में से की तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, जेड स्कीम। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब कुछ इंटरमीडिएट्स होंगे, जैसे प्लास्टोक्विनोन हो गया, प्लास्टोसियानिन हो गया, अब इनमें से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स हो गया, इनमें से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्लो करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन की फ़्लो से क्या फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा, जो स्ट्रोमा में हमारे कुछ प्रोटॉन्स होंगे, सही है, वो यहाँ पर जो हमारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनर स्ट्रक्चर होंगी वहाँ पर आएंगे। सो इलेक्ट्रॉन की फ़्लो से जो प्रोटॉन की मूवमेंट होगी वो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से एक एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को कौन लेगा, प्रोटॉन, और वो स्ट्रोमा से थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की इनसाइड मूव कर जाएगा। अच्छा जी, सो इलेक्ट्रॉन अब फ्लो करेंगे प्लास्टोक्विनोन से, बाद में साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसियानिन के पास। अब प्लास्टोसियानिन क्या है, एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। अब उसके बाद ये PS1 के पास आ जाएंगे, फिर ये फ्लो करेंगे उसके क्या होंगे, हमारे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, बाद में फिरोडॉक्सिन के बाद क्या होगा, NADP रिडक्टेज एक एंजाइम होगा जो NADPH को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। अब जस्ट मैं एक बात कहूँ कि जब इसमें क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो गया तो इसने किसने इलेक्ट्रॉन दिए, वाटर ने, और जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो इसे किसने इलेक्ट्रॉन दिए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आ रहे हैं, सही हो गया। सो इसी के साथ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसी के साथ ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज कैसे हो गया वो मैंने बताया कैसे होता है, और फिर उससे रिड्यूस कौन करता है वो मैंने बताया कौन करता है, जब वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। अच्छा, और उसके बाद जेड स्कीम क्या होती है वो मैंने बताया। NADPH की लास्ट में प्रोडक्शन भी हो गई, कैसे हो गई कि क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर गए जेड स्कीम में जैसे वो मूव कर गए, आखिर लास्ट में जो हमारा था स्टेप वो क्या था, NADPA रिडक्टेज, जिसने NADP को NADPH में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, अब जो ये स्टेप है हमारा केमी ऑस्मोसिस में, वो पढ़ाता हूँ आपको कि केमी ऑस्मोसिस कैसे होता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है केमी ऑस्मोसिस, मतलब केमिकल की ऑस्मोसिस। अच्छा, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारा ATP प्रोड्यूस हो जाता है जो कि एसिमिलेटिंग पावर है। अच्छा, अब ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, और ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन है, सही है, और ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, सही हो गया। अच्छा,
आपको पता होगा कि मैंने ये सारी बातें कही कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं वगैरह वगैरह। सो जब वो प्लास्टोक्विनोन से ट्रांसफ़र होके साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं। अब ये जो साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी क्या कैपेबिलिटी है? एक तो इसकी ये कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पी क्यू से लेता है, और दूसरा ये क्या काम करता है कि जो प्रोटॉन है ना वो यहाँ पर हमारे थैलेकॉइड ल्यूमेन में शिफ्ट करता है। अब जब स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन आएंगे तो वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो एनर्जी लेंगे, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट से आएगी। सही है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते जा रहे हैं इनकी इनकी वजह से हमारी एनर्जी आएंगी, और वो प्रोटॉन जो होंगे वो स्ट्रोमा से हमारे थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ आ जाएंगे। सही है। अच्छा, जो मैं ये बात कर रहा था कि जो प्रोटॉन स्ट्रोमा से आएंगे हमारे थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ, वो एनर्जी कंज्यूम करेंगे, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एनर्जी हमारी इन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट से आएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करते जाएंगे, और वो कंज्यूम करेंगे हमारे प्रोटॉन, और वो स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ आते जाएंगे। अब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनको पढ़ा है कि ये प्रोटॉन भागे जा रहे हैं थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ? इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे ही प्रोटॉन्स हमारे थैलेकॉइड ल्यूमेन में अकोमुलेट कर जाएंगे तो क्या होगा कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब एक तो ये प्रोटॉन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक हो गया, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स से। एक याद होगा कि मैंने कहा था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, मतलब फोटोन की प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एक प्रोटॉन वहाँ से आ रहे थे, अब ये सारे एक जगह पर थैलेकॉइड ल्यूमेन के में जमा होते जा रहे हैं। जैसे ही हमारे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कुछ हद तक बढ़ जाएगी तो ये कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही प्रोटॉन की कंसंट्रेशन या थैलेकॉइड ल्यूमेन में बढ़ती जाएगी, क्या होगा कि ये एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा कि ये जो प्रोटॉन ऑलरेडी बढ़ गए थैलेकॉइड ल्यूमेन में, एसिडिक माहौल कर दिया इन्होंने, तो ये क्या करेगा, अब इसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा। कैसे मेंटेन करेगा कि जो प्रोटॉन होंगे वो बाहर ट्रांसफ़र करेगा स्ट्रोमा में। सही है। सो अब ये चीज़ें, एक बात में मुझे यहाँ क्लियर करनी थी कि केमियोस्मोसिस में इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात की जाती है कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पैदा हो जाता है प्रोटॉन की मूवमेंट से जब वो स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्या होता है वो आप थोड़ा समझें कि जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से थैलेकॉइड ल्यूमेन की तरफ आ रहे हैं तो एक चार्ज इम्बेलेंस हो रही है ना। ये थैलेकॉइड ल्यूमेन एसिडिक हो रही है और स्ट्रोमा जो हो रही है वो बेसिक हो रही है। सो एक चार्ज का डिफरेंस हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पैदा हो रहा है। सही है। सो जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट पैदा हो गया, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया, अब क्या होगा कि 3 प्रोटॉन, कोई भी अगर 3 प्रोटॉन एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफ़र होंगे तो वो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी क्या होगी, एडीपी कोई मॉलिक्यूल आएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होगा जो इसकी फॉस्फोरिलेशन करेगा, और ये सारी फॉस्फोरिलेशन को क्या कहते हैं हम, फोटो फॉस्फोरिलेशन। क्यों? क्योंकि ये जो सारा हमने रिएक्शन पढ़ा, जेड स्कीम हो गई, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट, ये सब किस चीज़ की वजह से हुआ लाइट की वजह से हुआ, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोरिलेशन। आई होप सो कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए।